एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSCC CGL। इसके अलावा और भी जितने भी झारखंड में एग्जाम हो सकते हैं उन सारे से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो है आपका झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था है। इसमें बेसिकली हम लोग 3 चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं। ये आपका चौथा चैप्टर है जो है आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये सारा आपका उड़ान बुक से कवर किया गया है। सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट स्टडी करिएगा ना वो सारा का सारा पॉइंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका मैच करेगा ही करेगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो देखिए, यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। कौन? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो आपका उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। जिस तरह से हम लोग मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था पढ़े थे पिछले चैप्टर में, हूबहू उसी से आपका मिलता जुलता क्या है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है। और ये किसकी शासन व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये आपका उरांव जनजाति से संबंधित है। चलिए, इसमें हम लोग बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण पदों एवं उससे रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं महतों की, तो महतों का संबंधित तथ्य जो है ये है कि महतो जो होते हैं वो इन शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है। जैसे कि महतो की अगर हम लोग बात करते हैं तो महतो एक इस तरह का शासन व्यवस्था होता है जिसमें क्या होता है, एक प्रधान होता है जिसे महतो कहते हैं। यानी कि महतो क्या होता है, गांव का प्रधान होता है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोगों की प्रधान की सहायता ली जाती है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बुजुर्ग लोगों की सहायता क्यों ली जाती है? क्योंकि उनके पास अनुभव काफ़ी ज़्यादा होता है। वो पूरे का पूरा ज़िंदगी जो है वो गांव में रहे, गांव में बिताए। उन्होंने बहुत अच्छे से गांव को बारीकी से देखा है। इसके लिए जब भी महतो अपने कार्यभार को संभालता है तो वो सबसे पहले बुजुर्गों की सहायता लेता है, उनसे सलाह लेता है और बाकी सब कदमों को उठाता है किसी भी मामले को निपटारा करने के लिए। वहीं अगर इसमें और हम लोग देखें तो महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस इन लोग ऐसे ही किसी भी चीज़ को करते हैं। इनके पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी होता है। किनके पास होता है? महतो के पास होता है। कौन सा अधिकार होता है? प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार दोनों होता है। वहीं अगर इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है आपका मांझी। मांझी में क्या है, तो यह महतो का सहयोगी होता है। मांझी जो होता है वो क्या होता है, महतो का सहयोगी को मांझी कहा जाता है, जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? जो भी महतो होता है वो पंचायती आदेशों को, जो भी आदेश ये देते हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पढ़ा या फिर पढ़ा। इसे भी हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ चुके हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि ये कई गाँव, जैसे इसमें बहुत सारे गाँव, जैसे 5 गाँव, 7 गाँव, 11 गाँव, 21 गाँव या फिर 22 गाँव से मिलकर बनी पंचायत, जिसे अंतर ग्रामीण पंचायत भी कहते हैं, को पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है। यानी कि पढ़ा या फिर पढ़ा किसको बोला जाता है? तो अंतर ग्रामीण पंचायत या फिर पंचायत को बोला जाता है, जो टोटल कितने गांव से मिलकर के बने होते हैं? तो बहुत सारे गांव से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल में देखा है तो 5 गांव हो सकते हैं, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव या फिर 22 गांव से मिलकर के बने हो सकते हैं। वहीं इसका अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है आपका कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच विवाद का निपटारा करना होता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग मुंडा में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच में जब किसी तरह का कोई भी विवाद होता है, चाहे वो फसल को लेके हो, चाहे वो मारपीट से लेके हो, किसी भी तरह का विवाद हो, तो उसे निपटाने के लिए पढ़ा की सहायता ली जाती है या फिर पढ़ा इस काम को करता है। वहीं इसका अगर नेक्स्ट टॉपिक है कि यह निम्न स्तर हो गया, मध्य स्तर और उच्च स्तर, तीनों स्तर में विभक्त होता है। अब इसका क्या कहानी है 3 स्तर का? तो देखिए, अगर हम लोग निम्न स्तर और उच्च स्तर, निम्न स्तर और मध्य स्तर की बात करते हैं तो ये आपका पंचायत में फैसले का निपटारा ना होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि निम्न और मध्य स्तर के लोग जो होते हैं वो आपका पंचायत पे फैसला निपटाते हैं। जो फैसला इनसे नहीं निपट पाता है उसे ये उच्च पंचायत को देते हैं, या फिर वो जो होता है उच्च पंचायत वही इसका निर्माण या निर्णय लेता है। इसमें क्या होता है कि पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सहभागी होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले के ज़माने जैसा सोच है कि नहीं, जो भी करेंगे पुरुष करेंगे, महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती हैं। ऐसा नहीं था इस जनजाति में। इसमें क्या था कि यहाँ पे पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी हर चीज़ में सहभागी होती थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जो है आपका पढ़ा राजा। अभी हम लोग पढ़ा या फिर पढ़ा देखे हैं, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? पढ़ा राजा देख रहे हैं। इसमें क्या अंतर है? तो देखिए, यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। ये पूरे पढ़ा जो होता है ये पूरे पंचायत का प्रमुख होता है। ये तो भी हम लोग जस्ट देख ही चुके हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि वैसे मामला जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सकता,
उसे पढ़ा राजा को स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि जो जितना भी अभी हम लोग पढ़े हैं, अगर इन सारे के सारे व्यवस्था में इन लोग जो होते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते, इनके पहुंच से बाहर का चीज़ होता है, कुछ ऐसा मामला सामने आता है, तो उस मामला को पढ़ा राजा जो है वो संभालते हैं और इसका हस्तांतरित जो है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान किसको बोलते हैं? तो यह आपका सर्वोच्च पदधारी होता है। क्या होता है? यह आपका सर्वोच्च पदधारी होता है जो सर्वोच्च की तरह कार्य करता है, यानी कि सभी कामों को करता है। यह सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता है, सर्वोच्च की तरह कार्य करता है, यानी कि सबसे ऊपर होता है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा इसके बीच समन्वय बनता है, यानी कि इनके बीच में समन्वय होता है, ये सबसे ऊंचा होता है। वहीं अगर इसमें हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं कि पढ़ा राजा जो होता है, इनके द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि जो इनसे नहीं, पढ़ा राजा से जो चीज़ नहीं हो पाता है उसे कौन देखता है? तो उसे पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि उन्हें ये चीज़ को सौंपा जाता है। लेकिन इसको अच्छे से रिवीजन करना है। सारा टॉपिक आपका एक लाइन से अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, सारा क्लियर हो जाएगा, कोई भी बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको अगर आप 1 से 2 बार पढ़ करने के बाद MCQ को सॉल्व कीजिएगा तो नहीं बनेगा, बनेगा। पढ़ा राजा समझ में आ रहा है, पढ़ा दीवान समझ में आ रहा है, पढ़ा या फिर पढ़ा आपका क्या होता है वो समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ा या फिर पढ़ा की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये कई गांवों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका गांव 5, 7, 11, 21 या फिर 22 गांव ले सकते हैं। यह क्या करता है? तो ये 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवादों का निपटारा करता है। इसमें और क्या होता है? तो इसमें 3 स्तर होता है, निम्न स्तर, उच्च, मध्य स्तर और उच्च स्तर होता है। तीनों एक लाइन से बटे हुए हैं, यानी कि जो पंचायत में जिस फैसले को नहीं ले पाता है निम्न और मध्य वर्ग, उसे किसे दिया जाता है? उच्च स्तर के वर्ग को दिया जाता है। सिंपल सा है। पढ़ा राजा का क्या काम होता है? तो जिन्हें पढ़ा नहीं संभाल पाते हैं उसकी देखरेख, यानी कि जिसे पढ़ा या फिर महत्व नहीं संभाल पाते हैं या फिर उनका निपटारा नहीं कर पाते हैं, वो आपका पढ़ा राजा के पास जाता है। अगर पढ़ा दीवान की बात करते हैं तो जो पढ़ा राजा नहीं संभाल पाता उसे पढ़ा दीवान के पास लाया जाता है। तो इस तरह से आप इस सबको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पाहन। पाहन का क्या कार्य होता है? तो यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। कहाँ का धार्मिक प्रधान होता है? गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान हो गए, पूजा पाठ हो गए या फिर पर्व त्यौहार या फिर शादी विवाह, जिस तरह से अभी के ज़माने में ब्राह्मण लोग किया करते हैं, पुजारी लोग किया करते हैं, इस तरह के कामों को ये संचालन करते थे। तो उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें पाहन बोला जाता था, अभी पुजारी कहा जाता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, यानी कि इसे हर कोई नहीं कर सकता है, ये सिर्फ जिनका शादी हो चुका है वही इस पद को निभा सकते हैं। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है, यानी कि ये आपको ये टॉपिक याद रखना है कि पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? तो उसे पहनई भूमि कहते हैं। शुरुआत में पाहन का प्रमुख कार्य जो है वो गांव के सभी प्रशासनिक व धार्मिक कार्यों का संपादन करना था। इससे संबंधित जितने भी कुल होते थे उनको पाहन खूट कहा जाता था। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको इसमें याद रखना है कि शुरुआत में पाहन का क्या कार्य होता था? तो वो आपके प्रशासनिक व धार्मिक कार्यों का संपादन किया करते थे। लेकिन बाद में क्या करने लगे? ये जो है वो आपके गांव के धार्मिक प्रधान बन गए, जिनका काम क्या हो गया? धार्मिक अनुष्ठान करवाना हो गया, पूजा पाठ करवाना, पर्व त्यौहार करवाना या फिर शादी विवाह जैसे जितने भी कार्य होते हैं उन सारे का करवाना इनका काम हो गया। किनका? पाहन का। और पाहन का क्या काम हो गया? तो ये जो होते हैं वो पाहन को कब इनका पद मिलेगा? तो उन्हीं लोगों को ये पद मिलेगा जो शादीशुदा होंगे, अथवा उन्हें जो शादीशुदा नहीं होंगे उन्हें ये पद नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैगा। बैगा क्या होता है? तो देखिए इसे बैगा को बैधा भी बोला जाता है। यह पाहन का सहयोगी होता है। किसका सहयोगी होता है? पाहन का सहयोगी होता है। ऐसा नहीं होता है कि पंडित के साथ एक और आदमी साथ साथ में होता है तो उस तरह से उसको क्या बोलेंगे? बैगा बोलेंगे, जिसे बैधा भी कहा जाता है। ये सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। आप देखे होंगे बैगा लोग आते हैं, जैसे गांव में क्या होता है ना, गांव में गम्हेल वगैरह होता है ना, तो लोग गम्हेल वगैरह की पूजा करते हैं। तो गम्हेल वगैरह की पूजा करने के लिए बैगा या फिर बैधा को बुलाया जाता है। वो बैधा क्या करता है कि आपके घर से जो भी चीज़ें होंगी, जो आप मन्नत मांगे होंगे, वो पूरा होने के बाद उन सारे को इकट्ठा करके ले जाके वहाँ पे सौंप देती है और उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं, जिनके कारण आपके घर में कुछ जो होता है वो सुख शांति होता है। अभी भी ये चीज़ गाँव में देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपके गांव में इस तरह की कोई प्रथा होती है? अभी भी होता है, बहुत सारे गांव में ये प्रथा होती है। बताइएगा किनके गांव में ये प्रथा होती है ना। देखिए इसमें और एक क्या है कि महतो के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। यानी कि जब तक महतो का कार्यभार नहीं आया था उससे पहले बैगा जो था वही गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान था। तो ये भी आपको याद रखना है कि महतो से पहले कार्यभार जो था
वो किसके ऊपर था, तो वो था आपका बैगा के ऊपर। कौन कौन सा कार्य था, तो उनके ऊपर पुरोहित और लौकिक प्रधान का पद जो था इनके ऊपर था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाडा पढ़ा। ये कौन से होते थे, तो ये कई गाँवों को मिलाकर बनाया गया संगठन होता था। जैसे एक होता है ना, क्या होता है, ग्रुप होता है, उस तरह से ये कई गाँवों को मिलाकर बनाया गया एक ग्रुप होता था। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गाँव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता था। और इसमें क्या था कि इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह जो है वो प्रदान किया जाता था। तो ये आपको याद रखना है ना कि डाडा पढ़ा कौन थे, तो डाडा पढ़ा जो है वो गांव को मिला करके बनाया गया एक संगठन था। इसमें क्या होता था कि इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्य के रूप में अधिकार और दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था। इन पदों में अनुरूप सदस्य, जिसमें आपका कर्तव्य हो गया, पहचान हो गया और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता था, ये सारी चीज़ें प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है पढ़ा पंच। पढ़ा पंच क्या है, देखिए इसमें एक टॉपिक आपका निकल के आता है आश्विन पूर्णिमा। सभी लोग जानते होंगे, तो आश्विन पूर्णिमा के दिन इनका आयोजन किया जाता है। यानी कि आश्विन पूर्णिमा के दिन जिनका आयोजन किया जाता है वो किनका आयोजन किया जाता है, तो वो है आपका पढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को निपटाने के लिए, फिर किसी चीज़ का सलाह लेने के लिए एक तरह का पंच बैठता है ना, उसे ही बोलते हैं पढ़ा पंच, जो कब बैठता है, आश्विन पूर्णिमा के दिन बैठता है ना, इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका दूध भैया गाँव। दूध भैया गाँव की क्या कहानी है, तो यदि कोई गाँव संबंधित पढ़ा से बिना संबंधित विच्छेद किए किसी अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक का संबंध किसी दूसरे से संबंध मिल रहा है पढ़ा का ही, तो उसे क्या बोलते हैं, दूध भैया गांव कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि दूध भैया गांव नए पढ़ा से शामिल होता है तो वह अंतर पढ़ा बन जाता है। यानी कि जो एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ा शामिल होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अंतर पढ़ा। तो अंतर पढ़ा किसे बोलते हैं, जब दूध भैया गांव नए पढ़ा से शामिल होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर पढ़ा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और ये इस पार्ट का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में हम लोग कुछ नॉर्मल सा जो भी तथ्य होते हैं उनको देखते हैं, जिसमें आपका क्या है कि इन शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गाँव को पढ़ा राजा गाँव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव, चौथे को कोटवार गांव तथा शेष को प्रजा गांव कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है अन्य तथ्य में ना। तो इस तरह से आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का ये सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ये सारा टॉपिक आपका उड़ान बुक से कवर किया गया है। सारा टॉपिक आपका मिलता जुलता है, बहुत सारे इसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, हूबहू वही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इनसे आप क्वेश्चन एनालाइज कीजिए कि इनसे आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे जैसे ही ये सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपका इन सारे टॉपिक का एमसीक्यू भी बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप खुद से देखिए कि आप इसमें से कितना एमसीक्यू खुद से निकाल सकते हैं, कितना क्वेश्चन आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी बोलती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी ये 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं जिन्हें हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।